तो परिवर्तन आधारशिला चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। ये एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज चल रही है जिसमें आज हम चैप्टर 3 सरकार क्या है को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ये सीरीज सभी एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी जितने भी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड एग्जाम हैं सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के चैप्टर की, सरकार क्या है। तो फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कि सरकार वर्ड, सरकारें क्या करती हैं, वे कैसे निर्णय लेती हैं, उनके हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, इसी चीज़ के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कुछ यहाँ पर सरकार के काम दिए गए हैं, जैसे सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग, प्याज की दर में उछाल तो सरकार ने प्याज के दाम तय किए, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, सर्वोच्च न्यायालय के 5 और न्यायाधीश, कोयला और बिजली विभाग के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार। सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त किया। तो इस तरह के सरकार के कुछ काम दिए गए हैं। आगे देखते हैं हम अब सरकार के बारे में। हर देश को क्या होता है कि अपने निर्णय लेने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं। बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर जो चीज़ें कुछ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं तो चीज़ों के दाम घटाए कैसे जाएं, बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई कर सकती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक और रेल सेवाएं चलाना। ये सब काम किसके हैं? ये सब काम हैं हमारी सरकार के। सरकार क्या काम? देश की सीमाओं की रक्षा करना, दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाना, देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन, अच्छा स्वास्थ्य, प्राकृतिक जो विपदाएं आती हैं उनसे हमारी रक्षा, उनमें पीड़ित लोगों को सहायता देना। अगर कहीं विवाद होता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी क्या है? सरकार का अंग है। शायद आपको जानकर ये चीज़ ये लग रही होगी कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है। सरकार के लिए इन कामों को क्यों करना ज़रूरी है? क्योंकि जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है। जैसे एक घर को चलाने के लिए एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है, इसी तरह एक देश को चलाने के लिए भी एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स, आप इस चैप्टर को एक टीचर ना होके एक स्टूडेंट की तरह, आप किस 6 क्लास के स्टूडेंट हैं, आप उस तरह समझने की कोशिश कीजिएगा जिससे आपको एलटी ग्रेड मेंस में आपको आंसर लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आगे देखते हैं, कुछ नियमों की ज़रूरत होती है व्यवस्था के लिए। व्यवस्था के लिए क्या नियमों की ज़रूरत होती है? जो सब पर लागू हों। देश की सुरक्षा, सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है, जहाँ जहाँ लोग रहकर सुरक्षित महसूस कर सकें। तो इस तरह के काम कौन करता है? इस तरह के काम जो नियम बना रहा है, निर्णय ले रहा है, वो काम सब सरकार हमारी करती है। सरकार के स्तर देखते हैं कि सरकार के क्या स्तर, कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर मतलब गांव के या शहर या मोहल्ले से स्तर से है। राज्य का मतलब पूरे राज्य का ध्यान, जैसे यूपी, हरियाणा, असम या आदि सरकारें पूरे राज्य में काम करती हैं। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। हम आगे देखेंगे कि आगे स्थानीय सरकार कैसे काम करती है। आगे के पॉइंट पे देखते हैं, सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। अगर अब आप बोलोगे कि अगर कोई कानून ना माने तो सरकार लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य भी कर सकती है। उसके पास ऐसी ताकत होती है कि गाड़ी चलाने वाले के लिए जैसे लाइसेंस होना चाहिए, अगर कोई बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहा है तो जिसे जेल की सज़ा काटनी पड़ेगी और जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो इस तरह सरकार बाध्य भी कर सकती है किसी काम को करवाने के लिए। अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई धर्म या जाति के कारण कोई ऐसा होता है कि कोई नौकरी में नहीं लगाया गया तो वह न्यायालय जा सकता है। न्यायालय देख सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा तो वह उसके खिलाफ कदम उठा सकता है। सरकार के प्रकार की बात करें, सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करने, उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? अब ये बताइए, सरकार को किसने दी है ये शक्ति? ये शक्ति हमारे देश में लोकतंत्र है तो हमारे देश में लोगों ने ही सरकार को यह शक्ति दी है, क्योंकि वे लोगों का चुनाव वोट के माध्यम से करते हैं और अपने पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुनने के बाद यही जो लोग हैं सरकार बनाते हैं।
लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों और उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। लेकिन एक दूसरी तरह की भी सरकार होती है, राजतंत्रीय सरकार। ये कैसी सरकार होती है? इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने की और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जो विभिन्न मुद्दों पर चर्चा तो कर सकता है, लेकिन निर्णय लास्ट में कौन लेता है? निर्णय लास्ट में राजा या रानी में से ही लिया जाता है। और राजतंत्र में क्या होता है कि राजतंत्र में लोकतंत्र के जैसे उन्हें अपने निर्णय जो भी उन्होंने डिसीजन लिया है उसका आधार नहीं बताना होता, ना ही अपने निर्णयों की उन्हें सफाई देनी पड़ती है। तो ये होती है राजतंत्र सरकार। तो आप लोकतंत्र और राजतंत्र में अंतर आराम से कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, लोकतांत्रिक सरकार। भारत एक क्या है? लोकतंत्र है। इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई भी लड़ी है। संसार में और भी देश हैं जिन्होंने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किया। ऊपर बताया जा चुका है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। एक अर्थ में ये लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को भागीदार बनाने में खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते, चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। ये प्रतिनिधि सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। तो हमारे यहाँ पर सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है। क्या विश्वास करते हैं कि लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी? एक ऐसा पहले टाइम ऐसा था कि जो लोकतांत्रिक जो सरकारें हैं वे औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। केवल वोट उन्हीं को देने देती थी जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास अपनी संपत्ति है। इसका मतलब औरत, गरीब और अशिक्षित को वोट देने का अधिकार नहीं था। इसी विषय में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो मतलब गिने चुने पुरुष बना रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं। तो ये तो होता है कि आधी से ज़्यादा जनता इसमें भाग नहीं ले पाती थी। आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस चीज़ का विरोध किया है, विरोध मतलब इसके लिए आंदोलन किया और उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया। उन्होंने जोर शोर से मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका किसकी है? गांधी जी की। गांधी जी ने कहा, मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन जिस आदमी के पास चरित्र है और पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब होने का गुनाह किया है। तो ये यंग इंडिया में गांधी जी द्वारा लिखा गया लेख है। अब देखते हैं वोट्स फॉर वुमेन के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति से लोगों के साथ नहीं बांटी है, कि अपनी इच्छा से नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबी को भी सरकार के कार्य में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। कि ऐसा केवल भारत में नहीं हुआ है, यूरोप में भी महिलाओं और गरीबों को इस तरह का संघर्ष करना पड़ा। महिला द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मजबूती पकड़ी और महिला मताधिकार आंदोलन, इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट, सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों को काम करने माने जाते थे। मतलब क्या हो रहा था कि जो पुरुष थे वो क्या कर रहे थे? वो तो युद्ध लड़ रहे थे। अब जो पुरुष के करने वाले काम थे देश के अंदर, उन्हें करने के लिए किसे बुलाया गया? उन्हें करने के लिए महिलाओं को बुलाया गया। उन्होंने सभी विभिन्न काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया। लोगों को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। तो जब उन्होंने ये काम किया बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से, तब उन्हें ये चीज़ हुआ कि हमने गलत ही धारणाएं इनके बारे में बना रखी थी। और इस तरह महिलाओं को निर्णय में समान रूप से योग्य समझा जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन के साथियों ने सभी महिलाओं को के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की, उनकी आवाज़ सुनी जाए। उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों में बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल भी गई। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार 1928 में मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का चैप्टर। आपको ये चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए देखते हैं इसके कुछ अभ्यास प्रश्न। अगर यही क्वेश्चन आपसे LT ग्रेड मेंस में पूछे जाएं तो आप इसका क्या आंसर लिखेंगे? तो फ्रेंड्स, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलने वाले हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन है, आप सरकार से क्या समझती हैं? एक सूची बनाइए कि किस तरह सरकार आपके जीवन को प्रभावित करती है। सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की क्या ज़रूरत है? लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण क्या हैं? महिला मताधिकार आंदोलन क्या है? उसकी उपलब्धि क्या है? गांधी जी को दृढ़ विश्वास था कि भारत में हर एक वयस्क को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग उनके विचारों से सहमत नहीं थे। बहुतों को लगता है कि अशिक्षित लोगों को, जो ज़्यादातर गरीब हैं, वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है भेदभाव का एक रूप होगा? तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। तो इस तरह के 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस रोज करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।